हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ऑब्वियसली आपने इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का नाम पहले भी सुना होगा। यस, तो आप लोगों के एरिया में भी लगा हुआ रहता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि दिस इज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे इस ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है, उसका वर्किंग क्या है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि इसका यूज कहां पे होता है और क्यों होता है। ट्रांसफॉर्मर का यूज कहां पे होता है और क्यों होता है। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में। एनर्जी ट्रांसमिशन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के घर पे जो एनर्जी आता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, वो कहां से आता है? क्या आपके घर पे जनरेट होता है? आंसर इज नो। क्या आपके घर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है? क्या आपके घर पे एनर्जी जनरेट होता है? नो। तो एनर्जी कहां पे जनरेट होता है स्टूडेंट्स? पावर प्लांट। एनर्जी आपके घर से काफी दूर बहुत 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 दूर पावर प्लांट पे एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है। और उसको आप यूज करते हो, वहां से एनर्जी ट्रांसफर होकर आपके घर पे आता है ट्रांसमिशन लाइन से। ठीक है ना। बिजली का तार, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन से एनर्जी ट्रेवल करके आपके घर पे आता है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। सो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, आप बोल सकते हो एवरेज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, या आप बोल सकते हो सिंपली एवरेज पावर। क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स? ERMS IRMS cos phi। ऑब्वियसली एसी का बात होगा, क्योंकि पावर प्लांट में कैसा एनर्जी जनरेट होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। और हम लोग के घर पे कौन सा एनर्जी यूज करते हैं हम लोग? ऑल्टरनेटिंग करंट वाला। ठीक है। सो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? ERMS IRMS cos phi। यहां पे मैं लिख लेता हूं ERMS IRMS cos phi। और इन जनरल अगर हम लोग रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बात करें, then for resistive circuit we know that power factor which is cos phi is 1 because phi is 0। ये सब हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ लिया है कि नहीं? तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? ERMS IRMS में, लेकिन रेजिस्टिव लोड और यू कैन से रेजिस्टिव सर्किट का बात कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या हो गया फॉर रेजिस्टिव सर्किट? ERMS IRMS। ठीक है। तो कितना बार और RMS RMS लिखे तो हम लोग सिंपली लिख लेंगे इट्स VI। ठीक है। ERMS की जगह पे मैंने V लिखा और IRMS की जगह पे मैंने लिखा I। बट आपके दिमाग में ये बात रखना पड़ेगा, आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि हियर V इज RMS वैल्यू। ठीक है ना। एंड I इज ऑल्सो RMS वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पावर प्लांट टू योर होम। ठीक है। पावर प्लांट से जो आपके घर पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसका रेट, यानी कि आप बोल सकते हो एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, जिसको आप एवरेज पावर भी बोल सकते हो, इट इज इक्वल्स टू VI। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नो? नेक्स्ट ध्यान दीजिए ये मान लीजिए है पावर प्लांट, ये है पावर प्लांट और ये है आपका घर।
होम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो, मैं जस्ट सिंपल करके समझा रहा हूं। और यहां से है ट्रांसमिशन लाइन, बेसिकली वायर, जो बिजली का तार, समझ में आ रहा है ना, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहां पे जो एनर्जी जनरेट होता है उसमें V का वैल्यू काफी कम होता है, उसमें V का वैल्यू काफी कम होता है और I का वैल्यू काफी ज्यादा होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, V का वैल्यू कम होना थोड़ा सेफ होता है, सेफ। आप 1000 वोल्ट या 10,000 वोल्ट इतना बड़ा वोल्टेज को स्टूडेंट्स हैंडल करना थोड़ा अनसेफ होता है। ठीक है, तो आप लोग के घर पे जो सप्लाई होता है, आप लोग के घर पे जो, हम लोग के घर पे जो वोल्टेज होता है वो कितना वोल्ट का होता है? 220 वोल्ट, जो कि कम वैल्यू है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, यहां पे जो जनरेट होता है वहां पे भी कम वोल्टेज, और हम लोग के घर पे जो यूज करते हैं वहां पे भी कम वोल्टेज। और एक बार प्लीज ध्यान देना है, प्लीज ध्यान देना है, यहां पे जो जनरेट होता है, एनर्जी जो जनरेट होता है या पावर जो जनरेट होता है कम वोल्टेज में रहता है, और हम लोग के घर पे जो यूज करते हैं वो भी कम वोल्टेज में। ठीक है, उसमें हम लोग का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एफिशिएंसी ज्यादा रहता है और सेफ होता है यूज करना। ठीक है, कम वोल्टेज में इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज करना सेफ होता है। बहुत ज्यादा वोल्टेज में आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज करेंगे तो वो काफी अनसेफ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहां तक मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, कि पावर प्लांट में जो पावर जनरेट होता है या एनर्जी जनरेट होता है वहां पे वोल्टेज बहुत कम होता है, और होम यानी कि हम लोग के घर पे जो हम लोग यूज करते हैं वहां पे भी वोल्टेज बहुत कम होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर V बहुत कम, अगर V बहुत कम तो I बहुत ज्यादा। ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ V एंड I शुड बी कांस्टेंट। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ V एंड I शुड बी कांस्टेंट। तो अगर V बहुत कम तो I बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। तो अगर हम लोग कम वोल्टेज, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, पावर प्लांट में जो एनर्जी जनरेट हो रहा है कम वोल्टेज में ज्यादा वोल्टेज में, यस वेरी गुड, कम वोल्टेज में। लेकिन कम वोल्टेज में अगर हम लोग पावर को ट्रांसफर करने का कोशिश करेंगे, कम वोल्टेज में अगर हम लोग पावर को ट्रांसफर करने का कोशिश करेंगे थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, तो वोल्टेज कम होने की वजह से स्टूडेंट्स करंट तो ज्यादा होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर वोल्टेज कम होगा तो इसको ज्यादा होना पड़ेगा ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो अगर V बहुत कम तो I बहुत ज्यादा, और I बहुत ज्यादा करंट अगर ट्रांसमिशन लाइन से जाएगा स्टूडेंट्स, तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा। ट्रांसमिशन लाइन का स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन लाइन का तो रेजिस्टेंस होगा, राइट? ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस होगा, और पावर प्लांट से आपके घर पे आते आते तो बहुत बहुत किलोमीटर्स किलोमीटर्स किलोमीटर्स, हजार हजार किलोमीटर्स ट्रेवल करके आएगा पावर। ठीक है, तो इतना बड़ा लेंथ का वायर का रेजिस्टेंस भी तो बहुत ज्यादा होगा, किलोमीटर्स किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स, इतना बड़ा लेंथ जो मतलब वायर से जो आएगा उसका रेजिस्टेंस भी तो बहुत ज्यादा होगा। और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट के फॉर्म में स्टूडेंट्स, हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होगा। बेसिकली आप बोल सकते हो एनर्जी वेस्ट होगा। ठीक है, बिजली के तार में, ट्रांसमिशन लाइन में जो हीट एनर्जी रिलीज होगा उस हीट का कोई यूज होता है क्या? नहीं। ट्रांसमिशन लाइन में, बिजली का तार में जो हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा वो हीट यूज करेंगे क्या हम लोग? नहीं, तो वो तो वेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो क्या करें? ट्रांसमिशन लाइन में हीट को, मतलब एज ए हीट जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसको कमाने के लिए क्या करें? तो आप देख सकते हो यहां से आई कमा देते हैं, लेकिन आई कमाने के लिए V बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आई कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से सुनिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पावर ट्रांसफर में कोई चेंजेस नहीं है, पावर के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है,
पावर के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो अगर आप V को बढ़ाएंगे तो I कम हो जाएगा, ठीक है। सो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। तो यहां पे एनर्जी जनरेट हो रहा है एट लो वोल्टेज, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिशन करते वक्त हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन करना पड़ेगा, हाई वोल्टेज में एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज हाई वोल्टेज होगा तो करंट कम होगा। दिस इज कांस्टेंट, दिस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। अगर V आप बढ़ा देंगे तो I कम हो जाएगा, और I कम होगा तो हीट के फॉर्म में वायर्स में एनर्जी वेस्ट कम होगा। नहीं होगा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम होगा। I कम तो वेस्ट कम। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टूडेंट्स आया? इसका मतलब यहां पे पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट हुआ एट लो वोल्टेज, उसके बाद यहां पे V को बढ़ाना पड़ेगा, यहां पे V को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। V बढ़ेगा तो I कमेगा, तो इस लाइन में जब पावर का ट्रांसफर होगा हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट कम होगा। नेक्स्ट, तो V तो बढ़ के आ रहा है, ठीक है। V तो बहुत बढ़ के आ रहा है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़ाता है V, ठीक है। 10,000 वोल्ट लाइक दैट। समझ में आ रहा है? तो V तो बहुत ज्यादा है, आ रहा है, हाई V आ रहा है, हाई V वाला पावर आ रहा है आपके घर पे। तो आपके घर पे क्या हाई V वाला पावर चाहिए? अब बोलोगे नहीं, कम V वाला पावर चाहिए, ठीक है ना। वोल्टेज तो कम है, हम लोग के घर पे भी कम होना चाहिए, 220 वोल्ट। 10,000 वोल्ट वाला लगाएंगे आपके घर पे? नहीं। और डिजाइन भी हम लोग का अप्लायंस जो वो डिजाइन ऐसे किया गया कि वो 220 वोल्ट में काम करेगा। तो V को फिर से कमाना पड़ेगा, हाई V में आ रहा है तो V को कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आके फिर से V को कमाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? लेकिन पावर में कोई चेंजेस नहीं होगा, पावर में कोई चेंजेस नहीं है, पावर इज कांस्टेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो V को जो यहां पे बढ़ाना पड़ेगा और यहां पे जो V को कमाना पड़ेगा वो कौन करेगा? दैट इज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं, अभी सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग को आंसर करना है। पावर प्लांट में जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, क्या वहां पे कम वोल्टेज में एनर्जी जनरेट होता है या हाई वोल्टेज में? आंसर यस, वेरी गुड, कम वोल्टेज में। उसके बाद क्या हम लोग कम वोल्टेज में एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम पावर प्लांट टू होम? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कम वोल्टेज होगा तो करंट बहुत ज्यादा होगा, और करंट ज्यादा होगा तो हीट के फॉर्म में एनर्जी बहुत वेस्ट होगा इन ट्रांसमिशन लाइन। समझ में आया? तो क्या हम लोग को V बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि I का वैल्यू बहुत कम है, और I का वैल्यू बहुत कम है तो वेस्ट के फॉर्म में एनर्जी बहुत कम है। V हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि I बहुत कम है तो एनर्जी के फॉर्म में, मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी का वेस्ट कम है इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो आंसर इज यस। तो V को बढ़ाएगा कौन? यहां से यहां तक, यहां पे तो कम V है, कम V में एनर्जी जनरेट हुआ, तो यहां से यहां तक V को बढ़ाएगा कौन? ट्रांसफॉर्मर। तो V को जैसे ही बढ़ाएगा I कम हो जाएगा, I कम होते ही वेस्ट कम हो जाएगा। समझ में आया? अब ये आ रहा है, पावर आ रहा है, हाई V में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं? चीजों को सिर्फ समझना है स्टूडेंट्स। हाई V में पावर आ रहा है तो आपके घर पे हाई V को यूज कर लेंगे? नहीं, सब डिवाइस फूट जाएगा, ठीक है। 10,000 वोल्ट वाला वोल्टेज लगा देंगे आपके, मतलब फ्रिज में या बल्ब के अक्रॉस? आंसर इज बिल्कुल नो सर। 10,000 वोल्ट तो मतलब झेल नहीं सकता, और वो काफी रिस्की भी है, ठीक है ना। तो यहां पे V को फिर से कमाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पे V को फिर से कमाना पड़ेगा, ठीक है। V को कमा के कितना करना पड़ेगा? 220। तो वो फिर से कमाएगा कौन? ट्रांसफॉर्मर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली वोल्टेज को बढ़ाता है, कमाता है। अगर वो वोल्टेज को बढ़ाता है देन इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है।
इफ अ ट्रांसफॉर्मर स्टेप्स अप इनपुट वोल्टेज, अगर उसको जो भी वोल्टेज दिया जाता है उसको अगर वो बढ़ाता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और अगर वो इनपुट वोल्टेज को घटाता है इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अगर आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ट्रांसफॉर्मर डीसी सर्किट में काम करेगा या एसी सर्किट में? स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मर एसी सर्किट में काम करेगा। ठीक है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर किस में काम करेगा? एसी सर्किट में काम करेगा। डीसी सर्किट में ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, सब समझते हैं प्रिंसिपल क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि ट्रांसफॉर्मर कहां पे यूज होता है और क्यों यूज होता है। ठीक है, जैसे कि यहां से पावर प्लांट से जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तब यूज होता है टू इंक्रीज द वोल्टेज। तो यहां पे आप कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, स्टेप अप या स्टेप डाउन? ऑब्वियसली स्टेप अप। ठीक है, अभी हाई वोल्टेज में आ रहा है, एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है एट हाई वोल्टेज। यहां पे फिर से आप एक ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, स्टेप अप या स्टेप डाउन स्टूडेंट्स? स्टेप डाउन, जो वोल्टेज को कमाएगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया यहां तक? स्टूडेंट्स, ये है ट्रांसफॉर्मर का फिगर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या मैंने लिखा है। अ ट्रांसफॉर्मर is an electrical device which converts an AC at low voltage into that at high voltage or vice versa। ठीक है स्टूडेंट्स, एक AC सोर्स का लो वोल्टेज को वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ इट इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर वोल्टेज को बढ़ाता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एंड इफ इट डिक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर वोल्टेज को कमाता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो ध्यान से सुनना है, सब कुछ समझ में आएगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, सब कुछ बोलूंगा मैं। दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन का कोर है जिसके ऊपर कॉइल को लगाया गया, और सॉफ्ट आयरन कोर को भी डायरेक्ट एज ए ब्लॉक नहीं लगाया गया, उसको प्लेट्स में ऐसे प्लेट्स के शेप में काटा गया। ठीक है, उसके बाद उसको लेमिनेट किया गया, उसके बाद फिर से और एक प्लेट, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे प्लेट्स के शेप में काटा गया, उसके बाद लेमिनेट किया गया, उसके बाद और एक प्लेट लगाया गया, उसके बाद और एक प्लेट लगाया गया, उसके बाद और एक प्लेट लगाया गया। ठीक है, ऐसे क्यों लगाया गया? प्लेट्स में काट के क्यों लगाया गया? थिन प्लेट्स में काट के क्यों लगाया गया? डायरेक्ट ऐसे ब्लॉक क्यों नहीं लगाया गया? तो उसका भी हम लोग रीजन में बोलूंगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर ये प्राइमरी कॉइल को लगाया गया। प्राइमरी कॉइल उस कॉइल को बोलेंगे हम लोग जिसमें हम लोग सप्लाई देंगे, एसी सोर्स, मतलब ये है एसी सोर्स, यहाँ पे सप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? बेसिकली ये इनपुट वोल्टेज होगा। समझ में आया स्टूडेंट? और ये है सेकेंडरी कॉइल, जहां से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जो आउटपुट आप लोड में लगाएंगे। लोड मतलब टेंशन नहीं लेना है, वो आपका घर का बल्ब हो सकता है या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है, उसको हम लोग लोड बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है सेकेंडरी कॉइल और ये है प्राइमरी कॉइल। इसमें इनपुट वोल्टेज होगा और इसमें से जो वोल्टेज निकलेगा वो हम लोग अप्लाई करेंगे। दिस इज बेसिकली आउटपुट वोल्टेज। यहां से जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज बेसिकली आउटपुट वोल्टेज। सो ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल क्या है? सो प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन, या आप सिंपली बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है वो तो हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए यहां पे, दिस इज एसी सोर्स। तो एसी सोर्स है तो करंट तो चेंज होगा।
ऐसे सोर्स में करंट क्या होगा, चेंज होगा। और अगर करंट चेंज होगा तो इसमें तो फ्लक्स चेंज होगा, राइट। इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आया। अगर इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, तो उसमें जो इंडक्शन होगा उसको क्या इंडक्शन बोलेंगे आप, सेल्फ इंडक्शन। जिसमें करंट चेंज हो रहा है उसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज सेल्फ इंडक्शन। और यहां पे जो ईएमएफ होगा दैट इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विच विल बी माई इनपुट ईएमएफ और इनपुट वोल्टेज। समझ में आया स्टूडेंट्स, आई रिपीट, करंट चेंज होने से हम लोग को पता है कि कॉइल में से फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। जिस सर्किट में करंट चेंज हो रहा है उसी सर्किट का कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। और इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसको बोल सकते हो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ दिस टू कॉइल आर इंडक्टिवली कपल्ड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब अगर फ्लक्स इसमें चेंज होगा तो फ्लक्स इसमें भी चेंज होगा, फ्लक्स अगर इसमें चेंज होगा तो फ्लक्स इसमें भी चेंज होगा। तो करंट इसमें चेंज हो रहा है और फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, करंट इसमें चेंज हो रहा है और फ्लक्स दूसरे कॉइल में चेंज हो रहा है। तो इसको, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस इंडक्शन को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। पढ़ा है स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा ये सब चीज, यस। समझ में आया। तो इसमें कौन सा इंडक्शन होगा, यस इट्स सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि उसी में है करंट, चेंजिंग करंट। और इसमें क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। और इंडक्टिवली कपल्ड बोलने का मतलब क्या है, दिस टू कॉइल्स आर इंडक्टिवली कपल्ड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि अगर फ्लक्स इसमें चेंज होगा तो फ्लक्स इसमें भी चेंज होगा। समझ में आया। दिस इज योर प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल। समझ में आया स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट ध्यान देते रहिए स्टूडेंट्स। तो ये जो आप लाइंस देख रहे हो, ये जो आप लाइंस देख रहे हो, ये बेसिकली मैं समझा रहा हूं कि एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट, एक प्लेट के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे लगाया गया। समझ गया, समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो, ठीक है। सो आप ऐसे लिख सकते हो, लैमिनेटेड आयरन या सॉफ्ट आयरन कोर लिख सकते हो, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। कोर मतलब जिसके ऊपर वाइंडिंग्स को लगाया गया, ठीक है। नेक्स्ट एक एक करके देखते हैं, सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किया गया। तो स्टूडेंट्स, सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो फिल लाइंस को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, फिल लाइंस को कॉन्सेंट्रेट करता है। मान लीजिए, समझ में आएगा सब कुछ, मान लीजिए यहां पे फिल लाइंस ऐसे था, ठीक है। तो इसी रीजन में जब जैसे आप एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे, सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल रख देंगे, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल नहीं, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे, यही फिल लाइंस कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आया। तो क्या होगा, जो फिल लाइंस पहले ऐसे थोड़ा स्प्रेडेड था वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे जो भी फिल लाइंस था पहले, सॉफ्ट आयरन कोर नहीं रखने से पहले, मान लीजिए सॉफ्ट आयरन कोर नहीं रखा, तो इसके अंदर से जो फिल लाइंस जा रहा था, मैग्नेटिक फिल लाइंस जा रहा था, सॉफ्ट आयरन कोर के रखने से ज्यादा मैग्नेटिक फिल लाइंस जाएगा, यानी कि ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें लिंक होगा, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही लिंक होगा। जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जाएगा, इसमें से भी लगभग, अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोलूं, अगर मैं बोलूं कि दिस ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, तब तो इसमें से जितना लिंक होगा इसमें से भी उतना ही लिंक होगा। आप बोल सकते हो फ्लक्स का लीकेज नहीं होगा, देयर विल बी नो फ्लक्स लीकेज। तो स्टूडेंट्स, रेड कलर से जो आप देख रहे हो ना लाइंस, बेसिकली मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। जो आप रेड कलर का लाइंस दिखा रहे हो, ये किसी एक मोमेंट में मैं दिखा रहा हूं, दिस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो इसमें से दिख रहा है इसमें से भी उतना ही लिंक होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। और एक बार, प्राइमरी कॉइल का
एक टर्न में, ध्यान से सुनना है, प्राइमरी कॉइल का एक टर्न में जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल का भी एक टर्न में उतना ही फ्लक्स लिंक हो रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? जैसे कि इसके अंदर से जितना फील्ड लाइन जा रहा है, इसके अंदर से भी उतना ही फील्ड लाइंस पास हो रहा है। ठीक है, सो इसमें जो ईएमएफ आया वो कैसे आया? सेल्फ इंडक्शन। और इसमें चेंज होने से, करंट चेंज होने से जो इसमें आया, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल क्लियर स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल क्लियर? कंस्ट्रक्शन भी मैंने बोल दिया कि कौन क्या यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट और एक चीज क्या बोलना बाकी था कि थिन करके प्लेट, थिन प्लेट, उसके बाद बार्निश, उसके बाद थिन प्लेट, उसके बाद बार्निश, ऐसे क्यों लगाया गया स्टूडेंट्स? इससे एडी करंट से जो लॉस होता है वो मिनिमम होता है। एडी करंट मैंने पढ़ा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना? दीज आर प्लेट्स, ठीक है, मेटेलिक प्लेट्स, दीज आर मेटेलिक प्लेट्स, ठीक है। इसमें एडी करंट आएगा स्टूडेंट्स। फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स तो सिर्फ इस कॉइल में नहीं, फ्लक्स तो सिर्फ इस कॉइल में नहीं, इस प्लेट से भी चेंज होगा, इस ब्लॉक से भी चेंज होगा। सो ब्लॉक्स या प्लेट्स में से अगर फ्लक्स चेंज होता है उसमें तो करंट आ जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, हैंस इंड्यूस करंट आ जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं एडी करंट। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे एडी करंट का यूज नहीं है, क्योंकि एडी करंट अगर आ जाएगा, ये सब शीट्स में या ये सब ब्लॉक्स में अगर एडी करंट आ जाएगा तो हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होगा। आई रिपीट, अगर यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स सिर्फ करंट चेंज होने की वजह से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो फ्लक्स सिर्फ इस वाइंडिंग्स में से चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉइल में से चेंज नहीं होगा, इस सॉफ्ट आयरन कोर में से भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और सॉफ्ट आयरन कोर में फ्लक्स चेंज होने की वजह से आ जाएगा एडी करंट। और क्योंकि जैसे एडी करंट आएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस होगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस होने से हीट लॉस होगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हम लोगों ने थिन प्लेट्स कर दिया, लेमिनेटेड थिन प्लेट्स। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? एडी करंट बहुत ही कम आएगा, और एडी करंट अगर बहुत ही कम आएगा तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस मिनिमम होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सो थिन प्लेट होने से ये जो क्रॉस सेक्शन से, थिन प्लेट्स मतलब क्या? क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम। सो क्रॉस सेक्शन बहुत थिन होने से, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होने से एडी करंट बहुत कम आएगा, और एडी करंट बहुत कम आएगा तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस बहुत कम होगा। सो आपको अगर पूछा जाए कि लेमिनेटेड थिन प्लेट्स क्यों यूज किया गया, तो आप सिंपली बोल सकते हो टू मिनिमाइज एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? यह तक कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स वर्किंग का, ठीक है, वर्किंग देखेंगे। सो बहुत ही इजी स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी। सब चीज रफ कर लेता हूं। सो मान लेते स्टूडेंट्स, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा दैट इज ईपी, प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, और इसमें नंबर ऑफ टर्न से मान लेते हैं एनपी, ठीक है। और इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो ईएस, एस फॉर सेकेंडरी, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें मान लेते हैं एनएस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा स्टूडेंट्स? यस, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? तो ईपी इक्वल्स टू माइनस फ्रॉम लेंज लॉ number of turns in the primary, this is induced EMF in the primary, और सिंपली आप बोल सकते हो इनपुट EMF, ठीक है, इनपुट EMF आप बोल सकते हो इसको। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? उसके बाद क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ ईच टर्न, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ ईच टर्न
rate of change of flux with each turn multiplied by the number of turns. समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? This is the induced EMF, self-induced EMF or induced EMF due to self-induction in the primary. समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो. In the primary coil. समझ में आया स्टूडेंट? Which is basically the input EMF. ठीक है स्टूडेंट्स? और इसमें क्या आएगा? Induced EMF in the secondary due to mutual induction. कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन. क्या होगा स्टूडेंट्स? फ्रॉम लेंज लॉ, नेगेटिव साइन, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, एक टर्न में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है? एक टर्न में मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन ईच टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन ईच टर्न इन सेकेंडरी. d∅dt का बात कर रहा हूं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स in one turn in each turn in primary is exactly equals to rate of change of magnetic flux in each turn in secondary. समझ में आया स्टूडेंट्स? इन सेकेंडरी इसमें एक टर्न में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है और इसका एक टर्न में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो सेम है, वो इक्वल है. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो. ठीक है, हम लोग ये मान रहे हैं कि दिस इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर और यहां पे कोई फ्लक्स का लीकेज नहीं हो रहा है. और फ्लक्स का लीकेज ना हो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया. सॉफ्ट आयरन कोर कंसंट्रेट कर देता है. ठीक है, जितना इसमें से पास हो रहा है उतना ही उसमें से पास हो रहा है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं. इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? d∅dt कैंसिल. यस, तो क्या आएगा? दिस इज EMF in secondary, which is basically output voltage आप बोल सकते हो. And this is EMF in primary, जिसको आप बोल सकते हो इनपुट वोल्टेज. इनपुट वोल्टेज. समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहां पे अभी ध्यान देना है, यहां पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट करना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है. ये जो रेशियो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इस रेशियो को कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, number of turns in secondary to that of number of turns in primary. ठीक है स्टूडेंट्स? सो ध्यान दीजिए. सो इफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 और यू कैन से number of turns in secondary is greater than number of turns in primary, तो ये वाला वैल्यू अगर इससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा. सो इफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 और यू कैन से number of turns in secondary is greater than number of turns in primary, then अगर ये ग्रेटर देन ये हुआ तो ये भी ग्रेटर देन ये होगा. देन इसका मतलब आउटपुट EMF, दिस इज आउटपुट स्टूडेंट्स, सेकेंडरी में आउटपुट, ये इनपुट. देन इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस और यू कैन से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, देन दिस इज ग्रेटर देन दिस. That means output voltage is greater than input voltage. Output voltage is greater than input voltage. तो voltage बढ़ा तो ये क्या ट्रांसफॉर्मर हुआ स्टूडेंट्स? स्टेप अप. दिस इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया. सिमिलरली if transformation ratio is less than 1, transformation ratio is less than 1 कब होगा? जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा. जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा तब जाके लेस देन 1 होगा. सो इफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज लेस देन 1 और
You can say if number of turns in the secondary is less than number of turns in the primary. ठीक है ना? Number of turns in the secondary is less than number of turns in the primary. Then output EMF or output voltage will be less than input voltage. इनपुट से आउटपुट कम, इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज कम, आउटपुट कम हो गया, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है स्टूडेंट्स? स्टेप डाउन, सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो अगर मैं आपको पूछूं कि इस फिगर में ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, तो आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इज इट स्टेप अप और स्टेप डाउन? So students, it is obviously step up because number of turns in the secondary is greater than number of turns in the primary. यहाँ पे कम है turns और यहाँ पे ज्यादा है, तो number of turns in the secondary अगर number of turns in the primary से ज्यादा है तो क्या होता है? Step up। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक ना स्टूडेंट्स? मैंने लेक्चर के बिगिनिंग में आपको दिखाया कि ट्रांसफॉर्मर जो स्टूडेंट्स इनपुट पावर में कोई चेंजेस नहीं लाता। ठीक है? इनपुट पावर में कोई चेंजेस नहीं लाता। ठीक है? मतलब दिस प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इनपुट पावर विल बी इक्वल्स टू आउटपुट पावर। जो पावर ट्रांसफॉर्मर में घुसेगा वही पावर निकलेगा। इनपुट पावर विल बी इक्वल्स टू आउटपुट पावर। लेकिन वोल्टेज में चेंजेस लाता है, और अगर वोल्टेज में चेंजेस आएगा तो करंट में चेंजेस आना पड़ेगा, जिससे कि पावर रिमेन्स कांस्टेंट। सो अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो V बढ़ाएगा तो I कमेगा, जिससे कि पावर रिमेन्स कांस्टेंट। एंड इफ इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तो V कमेगा, I बढ़ेगा, अगेन द पावर शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है? रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या पावर ट्रांसफर में कोई चेंजेस नहीं लाता इफ इट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। हाँ, थोड़ा पावर तो वेस्ट हो जाता है, हिट तो आप एकदम मतलब जीरो नहीं कर पाएंगे, और कहां पे पावर थोड़ा लॉस हो जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? लेकिन अगर आप आइडियल ट्रांसफॉर्मर का बात कर रहे हो तो पावर में कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखते हैं। दैट मीन्स आप लिख सकते हो फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल्स टू पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल्स टू पावर आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इनपुट पावर, मान लीजिए इसमें करंट है IP, प्राइमरी है ना, तो हम लोग इनपुट पावर लिख लेते हैं EP IP, मतलब VI। समझ में आ रहा है? और पावर आउटपुट होगा ES IS। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। तो आप यहां पे भी डाल सकते हो, करंट को भी डाल सकते हो, यहां पे डाल सकते हैं ना स्टूडेंट्स। यहां से क्या होगा? इक्वल्स टू ES बाई EP इक्वल्स टू क्या होगा? IP बाई IS इक्वल्स टू ES बाई P क्या था? NS बाई NP। तो यहां पे करंट भी आ गया इस फॉर्मूला में बेसिकली। ठीक है? तो आपको अगर मैं पूछूं सिंपल क्वेश्चन कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है या कमाता है, आप बोलोगे बढ़ाता है। और वोल्टेज को बढ़ाने से करंट कमता है या बढ़ता है? करंट कमता है, बिकॉज पावर शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर V बढ़ेगा तो I कमेगा, और V कमेगा तो I बढ़ेगा। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है, करंट कमता है। स्टेप डाउन में वोल्टेज कमता है, करंट बढ़ता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है? सो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, एफिशिएंसी क्या होगा स्टूडेंट्स? एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी ज्यादा है, एफिशिएंसी कम है, कैसे समझ में आएगा? ठीक है? अगर
इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर है, इनपुट पावर जो पावर आया वही पावर निकला, मतलब ये 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंट है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। सो फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर जहां पे कोई कहीं पे थोड़ा भी हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई भी हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं हुआ, फ्लक्स लीकेज नहीं हुआ, कोई भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है, इन दैट केस फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू पावर इनपुट। तो अगर ये दोनों इक्वल है, कैंसिल, तो एफिशिएंसी कितना आएगा? 100%। सो फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज 100%, ठीक है। एंड फॉर अ रियल ट्रांसफॉर्मर इट इज लेस देन 100% बिकॉज इनपुट से आउटपुट थोड़ा कम होगा, क्योंकि थोड़ा तो एनर्जी वेस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ में आ रहा है? तो पावर इनपुट से पावर आउटपुट कम होगा फॉर अ रियल ट्रांसफॉर्मर, बहुत कम नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये कम, तो ये ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो 100% से कम आएगा, कुछ 90 से 99% के बीच में आएगा, फ्रॉम 90% टू 99%, वो भी काफी ज्यादा एफिशिएंसी है, बट ऑब्वियसली 100% नहीं होगा। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में कैसे कैसे एनर्जी लॉस हो सकता है, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, मतलब किस किस रीजन की वजह से इनपुट पावर विल बी नॉट इक्वल्स टू आउटपुट पावर। समझ में आ रहा है? और वाई आउटपुट पावर इज लिटिल लेस देन इनपुट पावर, ठीक है। सो नंबर 1 कॉपर लॉस। तो ऑब्वियसली जो टर्न्स है, जो वायर्स है, वो सब कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा लेकिन रेजिस्टेंस तो होगा उसका, और रेजिस्टेंस होता है तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा जब उसमें से करंट जाएगा, ठीक है, I2RT, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में से करंट जाने से ही एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कॉपर लॉस, मतलब जब वायर में से करंट जाएगा, जब टर्न्स में से करंट जाएगा, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। नेक्स्ट एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। तो यहाँ पे करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ टर्न्स में नहीं बल्कि इस कोर मटेरियल में भी चेंज हो रहा है, जिसके ऊपर वाइंडिंग्स को लगाया गया, तो उसमें आएगा एडी करंट, ठीक है। इस कोर मटेरियल में जब फ्लक्स चेंज होगा उसमें आएगा एडी करंट, अगेन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी लॉस होगा, जिसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने थिन प्लेट्स लिया, लेमिनेट किया और उसके ऊपर एक के ऊपर एक लगाया, उससे एडी करंट बहुत कम प्रोड्यूस होता है, हेंस वेस्ट भी कम होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट नंबर 3 हिस्टेरेसिस। ना स्टूडेंट्स, ये तो एसी है, इसमें साइकिल्स है, आपको पता है करंट का साइकिल्स है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एसी का जब साइकिल चलेगा तब इस कोर का, इस सॉफ्ट आयरन कोर का मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होगा, सॉफ्ट आयरन कोर का मैग्नेटाइजेशन अगेन डीमैग्नेटाइजेशन ऐसा होगा। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑल्सो एनर्जी का लॉस होता है, ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर लगाने से हम लोग दूसरा कोर नहीं, सॉफ्ट आयरन कोर लगाने से ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है, मतलब मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो लॉस है वो काफी कम होता है। नेक्स्ट नंबर 4 फ्लक्स लीकेज। तो स्टूडेंट्स, इसमें से जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, इसके एक टर्न में से जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, क्या वो 100% इसके एक टर्न में से लीक होगा? इसके एक टर्न में से जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, प्राइमरी में जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, क्या सेकेंडरी में उतना फ्लक्स लिंक होगा? क्या 100% इक्वल होगा इसका फ्लक्स लिंक और इसका फ्लक्स लिंक? आंसर इज नो, आंसर इज नो।
फिर भी सॉफ्ट आयरन की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लक्स का लीकेज ज्यादा नहीं होगा, सॉफ्ट आयरन कंसंट्रेट कर देता है। ठीक है, तो इसमें से जितना जाएगा फिल लाइंस लगभग इसमें से भी उतना ही जाएगा, लेकिन 100% इक्वल नहीं होगा। तो फ्लक्स लीकेज की वजह से भी एनर्जी लॉस हो सकता है या होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? यहाँ पे हम लोग का ट्रांसफॉर्मर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखते हैं। द प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, इसका मतलब इनपुट पावर विल बी इक्वल्स टू आउटपुट पावर। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता ट्रांसफॉर्मर आइडियल है या नहीं है, इसका मतलब आपको आइडियल ही मान के चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 100 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है ना, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी 100 है। अच्छा, सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को मैं K मान लेता हूं, विच इज क्या था स्टूडेंट्स? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और ये भी 100 दिया हुआ है। ठीक है, द इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट पावर इज 220 वॉट एंड 1100 वाट। सो इनपुट वोल्टेज मतलब हम लोग लिख लेंगे V प्राइमरी, ठीक है ना, 220। ठीक है, और इनपुट पावर, सो इनपुट पावर आप ऐसे लिख लीजिए 1100 वाट। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते रहते हैं स्टूडेंट्स। क्या क्या पूछा? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, वो तो आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये पता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है 100, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी पता है 100, तब तो आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व करता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 100, तो ऐसे लिख लेते हैं K इक्वल्स टू 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को K मान सकते हो आप, इट्स अ कांस्टेंट फॉर गिवन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 100, सो इम्प्लाइज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्या होगा? 100, और ये भी तो 100 है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 10,000। ठीक है, ठीक है, सो 10,000 टर्न्स आर देयर इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं सॉल्व। नंबर 2 सॉल्व करते हैं। करंट इन द प्राइमरी में करंट निकालना है स्टूडेंट्स। तो प्राइमरी में हम लोग को क्या क्या पता है? नंबर ऑफ टर्न्स पता है, क्या हम लोग को प्राइमरी वोल्टेज पता है? यस, और इनपुट पावर भी पता है। सो ऑब्वियसली इनपुट पावर और आउटपुट पावर तो इक्वली होगा। ठीक है ना, इनपुट पावर और आउटपुट पावर तो इक्वली होगा। सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हो गया, सॉल्व कर लेंगे। सो हम लोग को पता है पावर इक्वल्स टू VI। ठीक है, ठीक है, सो ये मान लेते प्राइमरी, ये भी मान लेते प्राइमरी। ठीक है, ये अगर सेकेंडरी लेंगे तो ये भी सेकेंडरी लेना पड़ेगा। ठीक है, पावर तो दिया हुआ है 1100 वाट, और इनपुट वोल्टेज भी दिया हुआ है 220। तो यहां से आपको करंट इन द प्राइमरी निकल के आ जाएगा। यहां से आपका करंट इन द प्राइमरी निकल के आ जाएगा। यस और नो स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट नंबर 3, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, तो ध्यान दीजिए यहां पे वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, आप V से लिखो, E से लिखो। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी बाय वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी क्या था स्टूडेंट्स? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मतलब NS बाई NP। ये सुन ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को तो मैं K लिख रहा हूं। ठीक है ना, यही फॉर्मूला आया था ना, तब मैंने E लिखा था और कुछ नहीं। सो इम्प्लाइज वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी क्या होगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 100 एंड वोल्टेज इन प्राइमरी तो क्वेश्चन में दिया हुआ इट्स 220। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4,
द करंट इन द सेकेंडरी, करंट इन द सेकेंडरी, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये रिलेशन में करंट भी तो आया था ना, मैंने दिया था करंट, क्या आया था स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार देख लीजिए। ऐसे आया था, ऐसे आया था, ठीक है ना। तो आप इस रिलेशन से करंट इन द सेकेंडरी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि करंट इन द प्राइमरी आपको पता है यहां से, तो आप करंट इन द प्राइमरी बिठा दोगे तो करंट इन द सेकेंडरी निकल के आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो हम लोग को पता है। नेक्स्ट नंबर 5, पावर इन द सेकेंडरी। तो पावर इन द सेकेंडरी विल बी इक्वल्स टू पावर इन द प्राइमरी बिकॉज इट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आप निकालना चाहो निकाल भी सकते हो। पावर आउटपुट इक्वल्स टू क्या होगा, पावर आउटपुट इक्वल्स टू क्या होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज विच इज आउटपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी में करंट विच इज आउटपुट करंट। तो सेकेंडरी में वोल्टेज तो यहां से निकल के आएगा और सेकेंडरी में करंट तो यहां से निकल के आएगा। इन क्वेश्चन नंबर 4 में जो आप निकालेंगे वो बिठाएंगे तो वही आएगा, वही आएगा जो इनपुट पावर है बिकॉज इट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। समझ में आया स्टूडेंट्स। इनपुट वोल्टेज, इनपुट पावर क्या था 1100 वाट, तो आउटपुट पावर भी क्या आएगा 1100 वाट ही आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया।